जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाना माना चेहरा है। हरियाणा और देश की राजनीति को न सिर्फ समझते और पहचानते हैं, बल्कि मैं कह सकती हूँ हरियाणा तो उनकी मुट्ठी में बंद है। एक एक सीट उनसे हम पूछ सकते हैं। तो हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। हेमंत जी, शुरुआत आपसे। मैं सवाल आपसे पूछने जा रही हूँ कि नायब सिंह सैनी से लेकर जो इनके मंत्री हैं, कई मंत्री, उनकी सीट तो फंसी हुई है, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है कि कुछ आखिरी लौ दे सके। शायद वही कोशिश जो है वो नायब सिंह सैनी कर रहे हैं कि वो कुछ इंतजाम उन्होंने कर लिया है, वो अपनी पोल खुद ही खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के जो नतीजे आएंगे, उसके बाद क्या आपको लग रहा है दिल्ली में भी बहुत कुछ बदलने जा रहा है? क्योंकि आरएसएस और नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है। 4 से 5 बजे के बीच आपका और मेरा संवाद इसी प्लेटफॉर्म पे याद हो, उसमें मैंने एक बात कही थी आपको कि आप 4 जून आज को जो है चुनाव का फाइनल परिणाम मत मानिए। इसका परिणाम आएगा जब हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आएंगे। ध्यान होगा आपको। और मगर उस दिन देखिएगा वो देश की दिशा वहां से तय होगी। वो वीडियो आपको काटना चाहिए और भविष्य के लिए काम आएगा। बेसिकली क्या है बुशरा जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, दे हैव एक्चुअली लॉस्ट द प्लॉट। वो धरातल से कट गए हैं बुरे तरीके से। उनको समझ में नहीं आ रहा है वो करें क्या। पूरे देश के अंदर देखिए, दर्शकों को एक एक चीज ध्यान है, केवल हमें उनको रिमाइंड करना। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी किस बात पे वोट मांगती है? 370 के नाम पर। याद है ना आपको? पूरे देश में 370 हटा दी हमने, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, पाकिस्तान नेस्तनाबूद कर दिया, घर में घुस के मार दिया, पता नहीं क्या क्या लफाजी कर दी। और जब लोकसभा का चुनाव आया तो वैली में कैंडिडेट भी नहीं मिला इनको खड़ा करने के लिए। कहीं दिखाया किसी ने कि वैली में बीजेपी नहीं चुनाव लड़ रही है? तो इनका इतना क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। अब जब विधानसभा के चुनाव कितने सालों तक लटकाए गए, 10 साल के बाद कश्मीर जैसी सेंसिटिव स्टेट में चुनाव हो रहा है और सरकार उसको अपनी उपलब्धि मानती है। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं। हरियाणा की अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे या जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगातार बीच में गया हूं। वो पुलवामा के बाद गया, फिर सतपाल मलिक का वहां इंटरव्यू करके आया था मैं घटना के बाद। जम्मू कश्मीर और हरियाणा ऐसे दो आदर्श प्रदेश हैं। इन पे एक स्टडी होनी चाहिए कि प्रगतिशील जो राज्य होते हैं उनका शासन कैसे नहीं किया जाना चाहिए, पहली। और दूसरा कि ऐसी स्टेट्स के अंदर कैसा चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए, ये भी भाजपा से सीखना चाहिए। मुझे लगता है उमाकांत जी मेरी बात से सहमत होंगे कि देखिए, जम्मू कश्मीर में अब जब से वहां पे राष्ट्रपति शासन है, वहां किसकी सरकार है? इन्हीं का राष्ट्रपति शासन है। वहां पर क्या बदलाव आया इनको बताना नहीं चाहिए था? प्रधानमंत्री जब वहां पर गए थे, गृह मंत्री जब वहां पर गए थे, क्या इनको जनता को ये नहीं बताना चाहिए कि हमने आपके जीवन में ये क्रांतिकारी बदलाव किए, इसलिए आप हमें वोट दे दीजिए? बात तो जायज। हरियाणा के अंदर जब आप बात करते हैं, मोदी जी का आपने भाषण सुने 4। 2014 में उन्होंने 10 रैलियां की थी विधानसभा में। 2019 आया तो वो 7 हो गई थी। और इस बार उन्होंने 4 की और उसके बाद उड़ गए वो महाराष्ट्र और तमाम जगह पे। जो तथाकथित चाणक्य जी, उन्होंने भी ऐसी क्रांतिकारी रैलियां की, हरियाणा के अंदर प्रचार किया। ऐसा प्रचार बुशरा जी, मैं 28 साल से इलेक्शंस कवर कर रहा हूं, 1996 से लेकर 2024। ऐसा प्रचार, ऐसा खोखला प्रचार, ऐसा दिशाहीन प्रचार मैंने अपने जीवन में किसी पार्टी का नहीं देखा। देखिए, जब आप 10 साल शासन करते हैं, 10 साल इज ए लॉन्ग टाइम। 10 साल के अंदर मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं किए होंगे, तो उन कामों के वोट, उस बल पर आपने वोट क्यों नहीं मांगे? मोदी जी का भाषण आपने तो खुद कवर किया था, आप तो आई थी। अमित शाह के भाषण, मनोहर लाल तो सीन से ही गायब है, ना उनका जिक्र है ना उनका चित्र है, उनको तो गायब ही कर दिया। प्रधानमंत्री हरियाणा में भाषण दे रहे थे कुरुक्षेत्र में, करनाल की रैली हो रही थी, सारी जनता वहां थी कहने को, और श्रीमान मनोहर लाल खट्टर नारायणगढ़ में एक बैंकेट हॉल में रैली कर रहे थे 30-40 लोगों की। तो इस तरह की स्थितियां बनी। मेरा सवाल केवल इतना है कि जब 10 साल आप शासन करते हो, क्या आपके पास एक भी बिंदु ऐसा नहीं, एक भी, जिसका नाम लेकर के आप वोट मांग सके? क्या कह रहे थे? बिना पर्ची और बिना खर्ची की सरकार हमने चलाई। आप मुझे बताइए, जिसकी पब्लिक सर्विस कमीशन का डिप्टी सेक्रेटरी दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए लिए बैठा हो और वहां पकड़ा गया हो इन्हीं की एजेंसी के दौरान, और ये कह रहे हैं कि हमने बिना पर्ची खर्ची, पैसे कहां से आए? फिर वो घर से लेके आया था क्या? मनोहर लाल जी की कलम से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन सस्पेंड हुआ।
तो सस्पेंशन उसको कोई प्राइज के तौर पे मिली थी कि थोड़ी देर बहुत काम कर लिया, आप थक गए हो, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, इसलिए सस्पेंड किया था क्या? और इतनी शर्मनिरपेक्षता के साथ मनोहर लाल, नायब सैनी, पूरी भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी पर्ची खर्ची की बात हरियाणा में कर रहे थे। गजब देखा मैंने। हरियाणा के अंदर 1,20,000 बच्चों को हरियाणा कौशल रोजगार विकास निगम के अंदर नौकरी दी ना, उसके लिए कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर ना कुछ। किसी संगी भाई की पर्ची लेके जाओ, 40,000 की नौकरी 12,000 में करते रहो, कुत्ते की हड्डी की तरह चबाते रहो, खून आता रहेगा, मौज कीजिए। उसमें ना कोई आरक्षण का रोस्टर था ना कुछ था। जो भी स्थापित मान्यताएं, परंपराएं, तंत्र जो भी था हरियाणा के अंदर, 10 साल में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, पूरे हरियाणा के अंदर मुझे सड़कों, आप चलिए, आप तो आई थी, कहीं पर एक जी डस्टबिन दिखा दीजिए मुझे, सड़कों के ऊपर गंद पड़ी हुई है। सारा घरों का कूड़ा सड़कों के ऊपर बदबू मार रहा है, हॉस्पिटल्स का कूड़ा सड़कों पे बदबू मार रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। सर्दियों के अंदर पानी की किल्लत, गर्मी तो छोड़ दीजिए आप, टैंकर मंगवाए हैं मैंने खुद, शहर के सबसे पॉश एरिया में रहता हूं। उसके बावजूद मेरा कहने का आपको सबब यह है कि जब गवर्नेंस नाम की चीज ना बचे और केवल लफाजी, केवल लफाजी और कुछ भी नहीं, किसी नेता ने हरियाणा के अंदर अपनी किसी पॉलिसी पे वो मांगी हो, पूरा हरियाणा में किसी अचीवमेंट पे वो मांगी हो, किसी भविष्य की नीति के ऊपर मांगी हो कि हम भविष्य में ये करेंगे या हमारा विजन, कुछ नहीं है। और रही सही कसर, कल आपने देखा श्रीमान नायब सिंह सैनी ने क्या किया। ऐसा गजब तो मैंने देखा ही नहीं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति मतगणना से 36 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है, कोट एंड कोट, और कल जब परिणाम आएगा जनता जवाब देगी और ईवीएम को लेकर के कांग्रेस शिकायत करेगी, कांग्रेस रोएगी। आप मतलब समझ रही हैं? जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुआ हरियाणा के अंदर, उस दिन से इनके जो डॉगी मीडिया है, ओपिनियन पोल्स क्या कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी सरकार आएगी? त्रिशंकु सरकार आएगी, त्रिशंकु विधानसभा आएगी। और वो डॉगी मीडिया, वही डॉगी मीडिया फिर इनको दिखाता है कि परसों जो आपने देखा एग्जिट पोल, उसमें एक भाई ने कमाल कर दिया। उसने कहा या तो बीजेपी कांग्रेस को 44 सीट आएंगी या 65 आएंगी। आप मुझे बताइए, 44 सीट तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है और 65 सीट 2/3 मेजोरिटी होती है। ये कौन सा सर्वे है भाई? ना कोई सर्वे का सैंपल है, ना कोई उसका मेथोडोलॉजी है, कोई चक्कर नहीं है। हरियाणा, आधा हरियाणा, आप यकीन नहीं मानेंगे, कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर, बड़े से बड़े पत्रकार हरियाणा के सुबह से फोन करके ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये कुछ खेल करने जा रहे हैं क्या? ऐसा भ्रम फैला दिया ईवीएम का, जिसके ये चैंपियन है। इन्होंने तो, आपको याद होगा, करोड़ों करोड़ों लोगों से गणेश को दूध पिलवा दिया रातों रात। तो गणेश जी अब भी वही है, दूध अब भी वही है, अब पिलाओगे तो अब भी पी रहे हैं गणेश जी दूध। तो इनका वो तंत्र है। और पूरे हरियाणा में ऐसा स्थिति क्रिएट कर दी, कंफ्यूजन की, भ्रम की, नायब सिंह सैनी के एक बयान में क्या कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर। अरे आपने व्यवस्था नहीं कर ली, भाजपा ने चुनाव तो आज अपना तो कम लड़ा है, औरों का ज्यादा लड़वाया है। जिस जिसको भाजपा ने छुआ वो सारे नष्ट हो गए। कमाल देखिए, आप तो आई थी यहाँ पे, जेजेपी का नाम लेने वाला बच्चा क्या हरियाणा में? पिछली बार 10 सीट थी, 15% वोट थी, कोई नाम ले रहा है? दुष्यंत चौटाला की जमानत जब तो होगी उचाना में, देख लीजिएगा। अब फिर क्या किया, चुपके से पर्दे के पीछे इनेलो और हलोपा, उसका अलायंस करवा दिया गोपाल कांडा का, याद है ना? और बसपा गिफ्ट में दे जी दी कि तुम भी तो चलो उनके साथ। वो श्रीमान कांडा जी, आपको पता ही, वो बड़ी महान हस्ती है, वो बड़ी भरी समाज सेवी, दानवीर, पता नहीं क्या क्या है वो। उन्होंने वहां पे घोषणा कर दी कि साहब हमारी सरकार, हम जैसे ही जीतेंगे, हमारी जो गठबंधन है वो बीजेपी की हैट्रिक बनवाएगा। हुआ क्या, कांडा भी निपटेंगे और सारी इनेलो को लेके बैठ गए। तो जिस, केवल बीजेपी खुद नहीं डूब रही, बीजेपी खुद भी डूब रही है, और उनका कोई भी संभावित सहयोगी जो हो सकता है दूर दूर तक, वो सारे डूब रहे जी हैं। ये चीज देखनी पड़ेगी। जो भारतीय जनता पार्टी क्या कह रहे थे, 75 पार, 80 पार, अब की बार 400 पार। हरियाणा वाले तो आपको पता है बड़े क्रिएटिव लोग हैं, वो कह रहे हैं अब की बार भाजपा की 75 पर हार। अब हरियाणा में पॉपुलर ये है कि बीजेपी की 75 पर हार और हरियाणा से सदा के लिए बाहर। तो इस तरह के नारे इन्होंने अर्न किए हैं, इन्होंने अर्जित किए हैं। और हरियाणा में, हरियाणा जैसा प्रदेश, यहाँ सबसे बड़े 3 ही सेगमेंट है बुशरा जी। सबसे पहले किसान, उनका जो हसिर किया, उसके बाद जवान,
वो अग्निवीर बना दिए, ठेके के सैनिक। रही सही कसर महिलाओं की बची थी, वो विनेश फोगाट और उन सबको घसीट दिया वहां पे। सेंगोलधारी साम्राज्य जब स्थापित हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर, देखा होगा आपने, जब सेंगोल स्थापना कर रहे थे यशस्वी प्रधानमंत्री, नॉन बायोलॉजिकल, उस दिन उन लड़कियों को घसीटा जा रहा सड़क पे। और जो वर्ल्ड चैंपियन लड़कियां थी, उनके चेहरे पे दिल्ली पुलिस के जूतों के फोटो है, ऐसे जूता सामने। तो कल्पना जी कीजिए ऐसा शासन करके, और वो फिर भी वोट मांग रहे हैं हरियाणा में। ऐसी शर्मनिरपेक्षता मैंने तो देखी नहीं जीवन में, कि अपनी 10 साल की अचीवमेंट का कोई जिक्र नहीं, केवल लफाजी, केवल बंटवारा। शैलजा कांग्रेस की नेता है, उनके सम्मान की चिंता मोदी जी को हो रही है। देखा ना आपने मोदी जी कितने चिंतित थे शैलजा को लेकर, दलितों को लेकर के। और हुआ क्या कि कैंपेन खत्म होने से 36 घंटे पहले अशोक तंवर उधर आ गए, तो हो गया दलित सम्मान। तो कुल मिला के दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। और हरियाणा एक जी कंक्रीट एग्जाम्पल है कि कैसे शासन नहीं करना चाहिए और कैसे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इट्स ए केस स्टडी फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आपको ध्यान होगा, आप सिटी पार्क में बैठे हुए थे हम लोग, और आपने वो इंटरव्यू जी किया था। मैंने आपको एक बात कही थी वहां पे, मैंने कहा था कि बुशरा जी, हरियाणा में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मनोहर लाल और नरेंद्र मोदी का एक हरियाणा का दौरा करा दीजिए बस। मैंने कहा था ना आपको, और उसका परिणाम आपके सामने है। और मोदी जी को तत्काल समझ में आ गया, जो 10 रैलियां करते थे वो घट के 4 रहेगी। ठीक है, और उस उन 4 रैलियों का भी क्या हशर हुआ, एक आधी तो आपने देखी भी थी खुद आकर के। बेसिकली क्या है, जितना मोदी को दिखाएंगे टीवी पर, उतना ही इनका बेड़ा गर्क होता जाएगा। एक दौर होता है, हर चीज की एक शेल्फ लाइफ होती है। जो एक्सट्रीम पोजीशनिंग करनी थी वो ये कर चुके हैं, मोदी को लेकर के ये अति कर चुके हैं, ओवरडोज हो गई। हर चीज में मोदी, सब चीजों में मोदी, उनका नवरात्र का मोदी, फलाने का मोदी, सियाचिन में मोदी, राष्ट्रवादी मोदी। आज आपने ताजा खबर पढ़ी, हिंदुस्तान की जो वायुसेना है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो फ्लीट स्ट्रेंथ है, वो 1965 के लेवल पे आ गई है। इतने कम स्क्वाड्रन हो गए हमारे, 31.5 से भी नीचे। और ये राष्ट्रवाद का झंडा उठाए फिर रहे हैं। जो चाइना है, चाइना ने लद्दाख में क्या कर रखा है, अरुणाचल में क्या है, तो उसका नाम नहीं है। ले दे के पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पर वोट मिलती है आपको। ये सारी जो सूरत हाल है, ये देश की जनता समझने लगी है, हर चीज को समझने लगी है। इनके पास झूठ के अलावा कोई चीज है नहीं। उसी झूठ को आज इस लिफाफे में डाल लेते हैं, कल उस लिफाफे में डाल लेते हैं। लिमिटेड स्कोप, बहुत ही लिमिटेड स्कोप है आगे बढ़ने का। और सॉरी बुशरा जी, वो थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है, आज बीच बीच में लाइट का ये हो रहा है। हमारे यहाँ ना बहुत प्रगति, हम विश्व गुरु हो गए एक्चुअली, हमारी लाइट भी जाने लगी है दिन में ही। तो उसके लिए आप बधाई तो दे ही सकती है हरियाणा के लोगों को। सर माफ कीजिएगा, ये सब बिजली का कार्यक्रम है, मेरा कुछ नहीं गलती इसमें। बेसिकली क्या है बुशरा जी, जो ओवरडोज होती है ना, अति जो होती है, वो किसी भी चीज की बुरी होती है। और जब आप खोखले चीज को, खोखले लिफाफे को बार बार बजा के एक सीमा तक ही बेच सकते हैं। आज प्रधानमंत्री जी की हर असलियत सारे दुनिया के अंदर, बोला इनसे बड़ा ऑरेटर नहीं, इनसे बड़ा लीडर नहीं, इनसे बड़ा ऑरेटर नहीं। उसकी अगर उनको कभी भी कोई 2 सवाल वैसे पूछ लिए जाए ऑफ द कफ, उनका हाल आपने व्हाइट हाउस में देखा था ना, क्या हुआ था, पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ी। एक लाइन अपने आप नहीं बोल सकते, कहीं किसी इंटरव्यू देते हुए देखा हो, केवल स्क्रिप्टेड के अलावा। लो एक इंटरव्यू किसी और को देखे ना, कोई ठीक ठाक पत्रकार, पता लग जाएगा 2 मिनट में। ये खोखलापन जो है ना, इसकी शेल्फ लाइफ थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री जी केवल एक टेलीप्रॉम्प्टर के रीडर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी केवल जो डॉगी मीडिया है उसकी मार्केटिंग के एक प्रोडक्ट मात्र है। और वो प्रोडक्ट सारे देश के सामने आ गया कि इनको कोई समझ ही नहीं। जम्मू कश्मीर में आप 370 पुकार रहे हैं 2019 से, पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसी ही धाराएं 371 से लेकर सारी नहीं है, 71A B C D E, वहां क्यों नहीं हटा देते आप? वहां भी तो उसी तरीके के विशेष स्पेशल वो है ना पावर्स, वो क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर मुसलमान नहीं है भाई, समझिए इस खेल को। वहां भी हटा के दिखाइए आप, आपको पता लग जाएगा। मणिपुर का सत्यानाश आपने ऑलरेडी कर दिया है। किसी के मुंह से मणिपुर का नाम जुड़ा सुना आपने आज तक? प्रधानमंत्री के मुंह सुना है? मणिपुर कब से नहीं गए प्रधानमंत्री जी? क्या मणिपुर पाकिस्तान में है या बांग्लादेश में है? असम का मुख्यमंत्री सोनीपत में आकर के एक कांग्रेस प्रत्याशी की कास्ट को लेकर के मंच पर सोनीपत में ये कहता है कि अगर ये जीत गए तो ये बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे, सोनीपत के अंदर। आप कल्पना तो करिए कितना बड़ा मानसिक दिवालियापन है संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का। और मैं कहता हूं, ऐसा भाषण देने वाला आदमी मुख्यमंत्री हो कैसे सकता है, बताइए आप?
सरेआम विभाजन की बात करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे भाई तुमने क्या किया वो बता दो ना, किस बात पे वोट मांगने आए हो, तुम्हें वोट क्यों दिया जाना चाहिए? बुशरा जी, उमाकांत सर हैरान हो जाएंगे, 10 साल सत्ता पूरी होएगी अब, 78 लोग पुलिस की फायरिंग में मरे हरियाणा के अंदर। कल्पना कर सकती है आप, 78 लोग। और जो इनका प्रिय बाबा है राम रहीम, जो आजकल बागवत में बिठा के जो कुछ करवा रहे हैं उसके जरिए, आप कल्पना कर सकती हैं जब उसको पुलिस में पंचकुला में सजा हुई, उन दिनों में पंचकुला होता था, आपको ध्यान होगा, उस समय पर वो जो हंगामा जो पंचकुला को फूका गया, 38 लोग मरे थे पंचकुला के अंदर एक घटना में। और 5 साल के अंदर, जो 10 साल के अंदर जो इनका शासन है हरियाणा में, पुलिस फायरिंग से 78 लोग मरे हैं। मना करके दिखाए कोई? हरियाणा के पूरे इतिहास में नहीं, 58 साल के, इनके 10 साल में। और ये अचीवमेंट की बात करते हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करते हैं। 78 लोग पुलिस फायरिंग में, हिंदुस्तान का जो आतंक प्रभावित जो प्रदेश है जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट, वहां मरे हैं क्या? हरियाणा जैसे शांतिपूर्ण प्रदेश, आपने नूह के अंदर देखा वो इन्होंने क्या किया? जो हमारी वो यात्रा होती थी, वहां पर कभी आपने हिंसा सुनी थी? सालों से, हजारों सालों से। वहां का क्या हासिल किया इन्होंने? हथियार लेकर के खुले हम घूम रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि दंगा हो गया। दंगा तो आपने भाई प्रायोजित करवाया, कहां है उसकी जांच रिपोर्ट? तो ऐसे शांतिपूर्ण प्रदेश, अभी मणिपुर का हाल देख लीजिए। मणिपुर में ये क्या एक्सपेरिमेंट हो रहा है, आपने कभी सोचा नहीं इसको ध्यान से? मणिपुर के अंदर जो प्रयोग हो रहा है आरएसएस का, आप कल्पना करके सिहर जाएंगे। सरकारी वेपनरी लूटी गई, थाने लूटे गए, वो वेपन्स आज भी गायब है, वो किन के पास है सारे देश को पता है। और ये एक उदाहरण है, ये कि ये प्रयोगशाला है कि क्या सरकारी वेपन से इनके लोग किसी स्टेट को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं क्या? और मणिपुर का मुख्यमंत्री आज भी अपनी कुर्सी पर है। 356 लगाने का हिंदुस्तान के इतिहास में कोई अगर एक आदर्श स्टेट है तो मणिपुर है। जी। जिस तरीके से दो समुदायों को आपने आमने सामने खड़ा कर दिया, और पूरी स्टेट का मतलब कोई वाली वारिस नहीं, और उस प्रधान, उस जो क्या नाम है, होम मिनिस्टर हैं, उनको आप लोग कि किसकी जिम्मेदारी है? जम्मू कश्मीर के अंदर आप चुनाव करा रहे हो, बड़ी अच्छी बात है, उमाकांत जी ने भी बहुत सारी बात बता दी। हकीकत यह है कि जिस दिन चुनाव होगा वहां पर बहुत बड़ा स्यापा होने वाला है। जम्मू कश्मीर का जो सारे की सारी शक्तियां थी सरकार की, वो उठा के एलजी को पकड़ा दी गई। वही दिल्ली वाला काम है। तो सरकार करेगी क्या? सारे काम तो एलजी करेगा। तो आप जो ये आईवाश कर रहे हो चुनाव का, इससे वहां पर जो है इतना भयंकर, जब सरकार बन जाएगी चुनी हुई सरकार और उसको पावर नहीं होगी, तो किस तरह का रिजेंटमेंट होगा? आपने कभी सोचा है ये? ऐसी कुपट सरकार मैंने देखी नहीं जीवन में। जो मर्जी है भाई, अगर एलजी ने सरकार चलानी है तो फिर ये चुनाव क्यों करा रहे हो? वाई दिस ढकोसला? यही दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली का जो सत्यानाश आज हो रखा है, आप कभी सोच सकते हैं क्या? दिल्ली में किसी तरफ से एंटर कर जाइए, सड़कों में 4-4 फुट के गड्ढे हैं, 4-4 फुट के। जो आम आदमी पार्टी कहती है उसको एलजी नहीं मानता, जो एलजी कहता है उसको आम आदमी पार्टी नहीं मानती। ब्यूरोक्रेसी सारी एलजी के पास है। तो आप इस देश के जो स्थापित तंत्र है उसको क्यों नष्ट कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको? और कुछ भी कर लीजिए। दिल्ली में मुख्यमंत्री आपको चैलेंज कर रहा है कि नवंबर में चुनाव करा लीजिए, है क्या? हिम्मत कराइए। आप तो पहले क्या कोशिश कर रहे थे कि वहां की सरकार को, विधानसभा को भंग कर दिया जाए, अब तो हो गई, करिए। मुख्यमंत्री कह रहा है ना कि करवा दीजिए चुनाव 6 महीने पहले, आप अदरवाइज भी करा सकते हैं, तो कराइए। 6 महीने से कम का समय है, चुनाव है, अब करा सकता है। तो कुल मिलाकर के सारे जो देश का सिस्टम था बुशरा जी, उसको तहस नहस करने के लिए लोग आए थे। जैसा सर ने कहा, उमाकांत जी ने, कि इनका देश से, देश की व्यवस्था से, देश के तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। और जो बार बार जिस एक चीज में इस देश को भरमाया जाता है ना, कि आरएसएस ने ये कह दिया मोदी के बारे में, नड्डा ने ये कह दिया। नड्डा ने बिल्कुल सही कहा था कि बीजेपी आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, सही कहा था उसने, बिल्कुल, मैं उसकी बात से सहमत हूं। लेकिन इस खेल को समझिए क्या है, जब आरएसएस मोदी पे निशाना लगाता है ना, तो वो विपक्ष की स्पेस ले रहा होता है। विपक्ष जो बात कहे उसकी बजाय आरएसएस से कहलवाते हैं, ताकि पक्ष भी है और विपक्ष भी है, और विपक्ष गायब। बाकी आप मुझे बताइए, मोहन भागवत की हिम्मत है क्या वो नाम लेते नरेंद्र मोदी का मुंह से? सारी सिक्योरिटी 1.5 मिनट में हट जाएगी। जो Z+ लिए फिर रहे हैं, क्या अचीवमेंट है उनकी? क्या कंट्रीब्यूशन आरएसएस का देश में? किस बात की Z+ लिए फिर रहे हो? चार्टेड फ्लाइट, पायलट एस्कॉर्ट लगी हुई है, उनके रूट लगते हैं। सोच सकती हैं आप? बताइए ना क्या रीजन है? आपको लगता है आरएसएस कभी नरेंद्र मोदी का विरोध? सारे क्या कह रहे हैं,
उसको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, मोदी को हटा देंगे। अरे छोड़िए, 9 जून को प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, बुशरा जी, उमाकांत जी बहुत सीनियर आदमी है, सामने बैठे, इनसे ये पूछिए, इनके इतने बड़े कैरियर में कोई ऐसी पार्टी इन्होंने देखी है जिसके संसदीय दल की मीटिंग ना हुई हो 6 महीने? बता दीजिए हुई हो तो। नरेंद्र मोदी भाजपा संसदीय दल के नेता आज तक भी नहीं है, एनडीए संसदीय दल के नेता है, 56 इंची प्रधानमंत्री है, कोई पूछने वाला? 9 जून से लेकर के आज आप जब बात कर रही हैं, टुडे इज 7 अक्टूबर, अगर कोई पार्टी संसदीय दल की मीटिंग हुई हो बीजेपी की तो मुझे बता दीजिए, मैं गलती मान लूंगा। ये बात करते हैं, आरएसएस ये कर देगा। आरएसएस ने कभी कुछ नहीं किया। आरएसएस ने केवल इस देश में भ्रम फैलाया, केवल इस देश में विभाजन फैलाया, इस देश की जो एक बुनियादी संरचना थी उसको तहस नहस किया। एक जो भाईचारा था, जो हमारा सांप्रदायिक सौहार्द था, केवल उसको बांट करके। मुझे एक बात बता दीजिए, आप 10 साल से सत्ता में दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, कथित तौर पर संघोषित, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो वो हिंदुओं को सोचना चाहिए ना कि भैया तुम्हें इसके रहते भी खतरे में हो तो तुम्हें बचाएगा कौन भैया? मतलब इनका जो नैरेटिव है वो दैट इज, मतलब कितना निंदनीय है, कल्पना नहीं कर सकते उसकी। और ये इस देश को नरक में ले जाके मारेंगे। या हरियाणा का जो हाल आपने खुद देखा करके, जिस तरह का कितना सौहार्द शांतिपूर्ण प्रदेश, उसका क्या हाल कर दिया? कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे, कभी फलाना बनाम फलावा। अभी तो दलित बनाम वो कर रहे थे बाकी इस चुनाव में, देखा आपको? और कुछ नहीं था, शैलजा की चिंता हो रखी है, अपनी बता दो भाई। तो ये सारी जो चीजें हैं, बेसिकली ये मुट्ठी खुल चुकी है, ये मुट्ठी खोखली है, ये एजेंडा रहित है, और इसका खामियाजा इनको ऐसा भुगतना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, एक जर्मनी में पार्टी होती थी, उसका नाम लेना ठीक नहीं है, उसका बहुत ऐसा ही एक विश्व गुरु था वहां भी, उसने फिर अब खुद ने भी और बाकी ने भी जिस तरीके से वो शहीद हुआ था, खुद ही किया था खुद को शहीद। उसके बाद उसकी पार्टी का आज तक दुनिया में ना तो नाम लेवा मिला, ना उसकी पार्टी का सिंबल मिला, और ना कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी मिला। ये भारतीय जनता पार्टी को उस परिणति तक लेकर के जाएंगे, यू टेक इट फ्रॉम मी।